ओके, तो पिछले क्लास में हमने डिटर्मिनेंट्स शुरू कर दिया था और वहाँ पे हमने देखा था कि डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स क्या होते हैं डिटर्मिनेंट्स में। तो ये सब कुछ हमने देख लिया था। मैंने थोड़ी बहुत हिस्ट्री की बात की थी, डिटर्मिनेंट्स के हिस्ट्री की बात। वहाँ पे एक जगह मैंने आपको ये भी कहा था इनफैक्ट कि डिटर्मिनेंट्स मैट्रिसेस के बाद आया है। तो हो सकता है कि आगे जाके बहुत बच्चे थोड़ा इसका गलत मतलब निकालने लगेंगे, क्योंकि बहुत जगह आपको ये मिलेगा कि हिस्टोरिकली डिटर्मिनेंट्स जो है मैट्रिसेस से पहले इन्वेंट हुआ है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है, क्योंकि मैट्रिसेस एज अरे ऑफ नंबर्स उससे भी पहले से यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा था कि डिटर्मिनेंट्स मैट्रिसेस के बाद बना है। और वैसे भी जो फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट है वो डेफिनेटली मैट्रिक्स के डेफिनेशन के आने के बाद उससे इन्वेंट किया गया है, क्योंकि डिटर्मिनेंट एक नंबर है जिसको एसोसिएट किया जाता है मैट्रिसेस किसी एक पर्टिकुलर स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ। तो इसीलिए ये बात मैंने कही थी। अब छोड़िए, ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में कभी चर्चा करेंगे हम लोग, तो वहाँ पे इसको डिटेल में और जानेंगे कि किस तरह से डिटर्मिनेंट या मैट्रिसेस का हिस्ट्री एक दूसरे के साथ बाद में जाके ऐड हुआ और कौन पहले आया कौन बाद में आया, इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए, डिटर्मिनेंट्स आपको मैंने बता दिया था कि किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, ये सब करते हैं। अब वहाँ पे जो मैंने बताया था आपको, डेफिनेटली मैंने ये कहा था कि पहले कोफैक्टर्स निकालिए और कोफैक्टर्स को यूज़ करके किस तरह से डिटर्मिनेंट को हम कैलकुलेट करते हैं, ये आपको पता है। नाउ अब हमेशा आप ज़रूरी नहीं है कि कोफैक्टर्स को देखें कि i प्लस जे को जोड़ के साइन को ये करें, साइन को ढूंढें। अब आसान तरीका डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने का क्या है? ज़्यादातर सिचुएशंस में जो डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व किया जाता है वो कैसे किया जाता है? मान लीजिए आपके पास इस तरह का एक कोई डिटर्मिनेंट है, 1 3 1 2 2 0 3 5 7। इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो डेफिनेटली आप आसानी से कोफैक्टर्स और माइनस देख के आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बट आपको मैंने क्यों बताया था, सिर्फ यही क्यों बताया था कि कोफैक्टर्स को निकालें फिर डिटर्मिनेंट को ऐसे कैलकुलेट करें, A11 फिर कैपिटल A11 प्लस A22 इंटू कैपिटल A22 ऐसे करके, जहाँ की कैपिटल में A11 और A22 कह रहा हूँ, तो वो कोफैक्टर से उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का, ये सब कुछ मैंने बताया था। बट जनरली हम क्या करते हैं कि डिटर्मिनेंट को पहले रॉ से एक्सपेंड कर देते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि उस वैसे रॉ से या उस तरह के कॉलम से हमें डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना चाहिए जिस रॉ या कॉलम में सबसे ज़्यादा जीरोज हो। वैसे आसान हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि जो भी एलिमेंट जीरो है उस एलिमेंट का कोफैक्टर हमें नहीं निकालना पड़ता है, यही कारण है, कल मैंने आपको बताया था। नाउ जनरली हम पहले रॉ से डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, और जब भी इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं तो हम बड़ी आसानी से डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करते हैं। अब पहले रॉ से करेंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, इस एलिमेंट को लेंगे, ठीक है, इनटू ये एलिमेंट यहाँ पे है, तो इस कॉलम और इस पहले रॉ को ढक लेंगे। हमारे पास बचा 2 5 0 7। उसके बाद ये प्लस हो गया, एक बार माइनस होता है ऑल्टरनेटली 3, ये एलिमेंट, ये कॉलम, जिस कॉलम में ये 3 है उस कॉलम को ढक लेंगे और रॉ 1 को ढक लेंगे, क्योंकि रॉ 1 में ही 3 है। और बचेगा क्या, 2 3 और 0 7। उसके बाद फिर प्लस माइनस और फिर प्लस 1 इंटू इस कॉलम को, तीसरे कॉलम को और पहले रॉ को ढकेंगे, बचेगा 2 3 2 5। सो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर आप कोफैक्टर्स नहीं जानिएगा, कोफैक्टर्स के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं होगी, तो आपके साथ प्रॉब्लम ये होगी कि आप पहले रॉ से ही हमेशा चाहेंगे कि एक्सपेंड करें। लेकिन कोफैक्टर्स की जानकारी से हमें क्या होती है ना, कि ये जो साइन है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये साइन हमें पता चल जाता है कोफैक्टर के कॉन्सेप्ट से। बाकी तो कॉन्सेप्ट यही है। अगर हमें इस रॉ से एक्सपेंड करना है तो इस रॉ का पहला एलिमेंट 2, इसके साथ इस रॉ को और इस कॉलम को ढकेंगे तो हमें मिलेगा 3 5
17, ठीक है। लेकिन कोफैक्टर की जानकारी होगी तो हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पे साइन माइनस होगा, क्योंकि ये कौन सा एलिमेंट है, ये कौन सा एलिमेंट है, A21, यानी कि दूसरे रॉ का और पहले कॉलम का एलिमेंट है। मतलब -1 का पावर 2 + 1 3, यानी कि -1 बन के बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे साइन माइनस होता है। जब पहले रॉ से एक्सपेंड कर रहे हैं यहाँ पे, तो साइन पहला माइनस है, उसके बाद ऑल्टरनेट माइनस प्लस ऐसे, उसके बाद यहाँ पे पहला साइन अगर इस रॉ से एक्सपेंड करें सेकेंड रॉ से तो माइनस। क्यों भाई? क्योंकि कोफैक्टर इसका माइनस होता है इस एलिमेंट का। उसके बाद ऑल्टरनेट माइनस हो गया, फिर प्लस ये वाला 2 बचेगा क्या हमारे पास, इसको और इसको ढक लेंगे तो 1 3 और 1 और 7 यही बचेगा। उसके बाद माइनस प्लस फिर माइनस 0, तो 0 के साथ कुछ भी करिए 0 आएगा, आपको यही दोनों निकालना होगा, ठीक है। वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सब कुछ मैंने बताया था। तो याद रखिए डायरेक्ट डिटरमिनेंट को सॉल्व करना होगा, आप आसानी से इस तरह से करिएगा, नियम यही है, ठीक है। लेकिन आप याद रखिएगा कि ये जो है ये एक्चुअली कोफैक्टर से यहाँ पे अटैच किया गया है, और ये जो साइन है ये साइन कोफैक्टर के साइन के अकॉर्डिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए कोफैक्टर्स को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। नहीं तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि कोफैक्टर क्या होता है, लेकिन उनको ये पता है कि इस डिटरमिनेंट को पहले रॉ से एक्सपेंड कैसे किया जाता है, इस तरह से एक्सपेंड करते जाते हैं वो। दे डोंट नो अबाउट द मीनिंग ऑफ कोफैक्टर्स, बट डिस्पाइट दैट फैक्ट they just expand the determinant, they are just able to calculate the determinant by using this, by using the expansion of the first row, ठीक है। तो आपको ये तो ठीक है, ये तो आना चाहिए, लेकिन आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हाँ भाई ये कोफैक्टर के कारण, ये सारा जो साइन प्लस माइनस आप देख रहे हैं ये कोफैक्टर के कारण आया है। चलिए, और एक्चुअली डिटरमिनेंट में जब डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं हम, जिस रॉ या जिस कॉलम से एक्सपेंड करते हैं उस रॉ के हर एक एलिमेंट को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और वो सारे प्रोडक्ट्स को ऐड कर देते हैं, एंड द रिजल्ट विल बी द डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट यही होता है, ठीक है। और ये इनफैक्ट या ये भी वही चीज है, ठीक है। तो मेरे बताने का यहाँ पे क्या मकसद है, क्यों मैं इतना आपसे इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ, वो इसलिए कि प्लीज अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कोफैक्टर्स एंड माइनस। और ये हमेशा ध्यान में रखें कि ये जो कैलकुलेशन होता है डिटरमिनेंट का, ये कोफैक्टर को यूज करके ही होता है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने पिछले क्लास में कहा था कि आपने किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के बारे में सीखा है बाय यूजिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस, ठीक है। आपने देखा था, मैंने आपको बताया था। लेकिन वहां पे मैंने कहा था कि अगर आपको किसी मैट्रिक्स के बारे में पता करना है, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में कि उसका इन्वर्स है या नहीं है, और उस इन्वर्स को कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास एक और मेथड है जिसको हम मेथड ऑफ डिटरमिनेंट से निकालते हैं। और पिछले क्लास में मैंने आपको कहा था कि डिटरमिनेंट्स एक्चुअली में इन्वेंट किया गया था इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस को फाइंड आउट करने के लिए शुरू में। अब ध्यान, एक चीज मेरी थोड़ी से आपको फिर से मैं हिस्ट्री के थोड़ा बैकग्राउंड में ले जाना चाहूँगा। आपने ये भी बहुत जगह पढ़ा होगा कि डिटरमिनेंट बहुत पहले 16 समथिंग में, जब डिटरमिनेंट्स को, इनफैक्ट डिटरमिनेंट्स लगभग 3rd सेंचुरी BC में चाइनीज टेक्स्ट बुक्स में मिलता है, लेकिन वो डिटरमिनेंट्स नहीं मिलता है, डिटरमिनेंट से मिलता जुलता कुछ वहाँ पे मिलता है, जो कि चाइनीज ने उस समय चाइनीज लोग उस समय यूज करते थे। 3rd सेंचुरी BC से ऐसा पाया गया है। अब जो मॉडर्न डिटरमिनेंट्स है उसमें जब पहली बार जब गाउस वगैरह या फिर ये लोग जो थे, इन्होंने जब डिटरमिनेंट्स को इन्वेंट किया शुरू में, डिटरमिनेंट्स जब क्या कहेंगे, जब थोड़ा सा उसका स्कोप बढ़ने लगा, ये पता चला कि हाँ ये भी एक मैथ में टेक्निक है जो कि आगे यूज किया जाएगा, तो उस समय सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन के यूनिकनेस के बारे में डिटरमिनेंट
बता सकता है, इसीलिए डिटर्मिनेंट को उस समय इन्वेंट किया गया। बट लेटर पार्ट में जब फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस को इन्वेंट किया, उसके बाद जब फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एक्चुअली इन्वेंट हुआ, तो ये पाया गया कि ठीक है, डिटर्मिनेंट्स डेफिनेटली सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल, जो आगे देखेंगे। बट इसका एक और बहुत मेन काम है, और वो है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना और ये बताना कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या नहीं है। और एक्चुअली में इसीलिए इसका नाम डिटर्मिनेंट्स रखा गया आगे जाके। ठीक है, अब देखिए, तो ये मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, वो आप डिटर्मिनेंट्स को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। आज हम लोग वही देखेंगे सबसे पहले, और उसको देखने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, माफ करिएगा, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में, और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हम डिटर्मिनेंट को यूज करके किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के इनवर्स के एग्जिस्टेंस को फाइंड पता कर सकते हैं, और उस इनवर्स को अगर एग्जिस्ट करता है तो फाइंड भी कर सकते हैं। चलिए, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के एडजॉइंट का क्या मतलब होता है। लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, यानी कि n क्रॉस n डायमेंशन का ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, now if aij be the ठीक है, एक इसको काम करता हूं, एक और मैट्रिक्स हम लोग कंसीडर करते हैं। लेट, थोड़ा सा भीग गया है, एक मिनट। लेट बी इज इक्वल टू कैपिटल ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n where aij is the cofactor of the element aij of the matrix A। ठीक है, हमने मान लिया कि A इज इक्वल टू ए आई जे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, और B को मान लिया कि एक इसके जो को फैक्टर्स होंगे उनका स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर n ही होगा डेफिनेटली। यहां पे मेंशन कर दिया कि ए आई जे जो है यहां पे वो को फैक्टर है एलिमेंट लोअर केस ए आई जे ऑफ द मैट्रिक्स ए का। ठीक है, चलिए, इसलिए the adjoint of the matrix A is defined as adjoint of A। इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैट्रिक्स ए है तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज, मतलब मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज, यानी कि
Aij का ट्रांसपोज। दिस इज द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। मतलब जो कोफैक्टर्स होंगे ए के सारे एलिमेंट्स का, उन एलिमेंट्स का कोफैक्टर हम लोग कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उस मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो वो जो अल्टीमेटली मैट्रिक्स आएगा वही कहलाएगा एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए है, हो सकता है एडजॉइंट ऑफ बी हो, एडजॉइंट ऑफ सी हो, एडजॉइंट ऑफ एक्स हो, वाई हो, जो भी हो। चलिए अब इसको थोड़ा और एलिबोरेट करते हैं। ये तो हो गई इसकी बात। अब इस मैट्रिक्स को लिखते हैं एक n क्रॉस n डायमेंशन का मैट्रिक्स, जैसे वाइडर वे में लिखा जाता है उस तरह से लिखते हैं। और फिर इसको एक बार और डिफाइन कर देता हूं मैं। चलिए ये तो हो गया इसका थोड़ा सा शॉर्ट डेफिनेशन। इसी से आप समझ गए होंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होगा तो, लेकिन जो शुरुआती तौर पे जो बच्चे होते हैं उनको हो सकता है कि ना क्लियर हुआ हो, तो उनके लिए यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स की जगह आप एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए उसी चीज को मैं थोड़ा सा वाइडर वे में इलेबोरेट कर रहा हूं। जो हमारा ए है वो है इस तरह से A11, A12, A13 and so on to A1n, A21, A22, A23 and so on A2n, AN1, AN2, AN3 and AN। डेफिनेटली ये एक n क्रॉस n का स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट। इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए जो डेफिनेशन था उसके अकॉर्डिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इसका जो कोफैक्टर होगा वो क्या होगा, A11, A12, A13, इसका कोफैक्टर A11, A12 का कोफैक्टर A12 एंड सो ऑन, इस तरह से A1n, A21, A22, A23 एंड सो ऑन टू A2n, AN1, AN2, AN3 एंड ANn। इसका ट्रांसपोज हमारे में क्या आ जाएगा, थोड़ा बताइए। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, जब रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। ये जो पहला कॉलम है ये पहला रो बन जाएगा। मतलब A11, A21 एंड सो ऑन टू AN1। उसके बाद A12, A22 एंड सो ऑन टू AN2। उसी तरह अंत में क्या हो जाएगा, A1n, A1n, A2n एंड सो ऑन टू ANn। क्योंकि ये NN है तो NN ही होगा ये वाला एलिमेंट। ठीक है, सो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A। तो अगर डिफाइन करना चाहे तो एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स का क्या होता है, द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स is a matrix which is the transpose of the cofactors of the elements of the given matrix। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए है। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट यही होता है, उसके एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि किस तरह से ये जो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है वो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के इनवर्स को फाइंड करने में हेल्पफुल होता है और ये बताता है कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। चलिए देखते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको जानेंगे। चलिए,
ओके invertibility criteria of a square matrix। इसको लेकिन आपको पता है, इसको थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं हम लोग। ध्यान रहे, for a square matrix A is equal to for a square matrix, चलिए, for a square matrix A of n cross n dimensions adjoint of A, या ऐसे लिख सकते हैं, A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to I determinant of A into In, where In is the identity matrix of order n, where In is the identity matrix of order n। चलिए, ये एक थ्योरम है जो कि आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए A into adjoint of A is equal to adjoint of A is equal to into A is equal to determinant of A into In, where In is the identity matrix of order n। अब इसको प्रूफ करना है हमें, इसको लिख लीजिए पहले एज ए थ्योरम, एज ए प्रॉपर्टी, जो भी आपको लिखना है, और इसको प्रूफ करते हैं। चलिए, और मेरी आदत है कि मैं हर चीज जनरल वे में प्रूफ करता हूं, तो मैं एक ए जो है उसको एक प्रॉपर n क्रॉस n डायमेंशन का ही मैट्रिक्स लूंगा। ऐसा नहीं है कि ए कोई 3 डायमेंशन का मैट्रिक्स लूंगा और उससे मैं प्रूफ करके रिजल्ट को दिखाऊंगा, नहीं। आई एम गोइंग टू टेक द मैट्रिक्स ए एज एन n क्रॉस एन ए प्रॉपर n क्रॉस n डायमेंशन मैट्रिक्स। तो चलिए प्रूफ करते हैं इसको। लेट A इज इक्वल टू आपका जो मैट्रिक्स है वो A11, A12 एंड सो ऑन टू A1n, A21, A22 एंड सो ऑन टू A2n, AN1, AN2 एंड ANn। ठीक है, ये हो गया मैट्रिक्स ए, हमने मान लिया। ठीक है, वेरी गुड। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा भाई? इन सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो ध्यान दीजिए, डायरेक्ट ट्रांसपोज लिखता हूं मैं। अब जो इनका ट्रांसपोज होगा, मतलब इनका जो कोफैक्टर होगा इस पहले कॉलम का, वो पहला रॉ बन जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोज का मतलब एडजॉइंट क्या होता है? उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स के ट्रांसपोज का, उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज जो होता है वो बन जाता है आपका एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स का, किसी गिवन मैट्रिक्स का। तो चलिए A11 ध्यान दीजिए, इसका कोफैक्टर A11, इसका कोफैक्टर A21, उसके बाद लास्ट में इसका कोफैक्टर AN1, उसी तरह A12, A22
एंड सो ऑन टू AN2। उसी तरह अंत में ये हो जाएगा लास्ट रो, यानी कि मतलब इसके कोफैक्टर्स लास्ट रो हो जाएंगे इस एडजॉइंट ऑफ A में A1N A2N एंड सो ऑन टू ANN। ठीक है, इसलिए हमें क्या प्रूफ करना है, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। चलिए देखते हैं, प्रूफ करते हैं। A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, सबसे पहले इसको प्रूफ करते हैं। A कितना है, A11 A12 एंड सो ऑन टू A1N A21 A22 एंड सो ऑन टू A2N एंड सो ऑन AN1 AN2 एंड सो ऑन टू ANN। ध्यान दीजिए, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है यहाँ पे A11 A21 एंड सो ऑन टू AN1 A12 A22 एंड सो ऑन टू AN2 A1N A2N एंड सो ऑन टू ANN। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स। अब बड़े ध्यान से थोड़ा देखना है आपको। पिछले क्लास के लास्ट में मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाया था और वहां पे ये लिखवाया था कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का कोई भी रॉ या कोई भी कॉलम ले, मान लीजिए ये पहला रॉ लेते हैं, अगर इस स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं और पहले रॉ से मान लीजिए एक्सपेंड करते हैं, तो क्या होता है, इन सारे एलिमेंट्स का जो है प्रोडक्ट लेते हैं हम इनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ और उन रिजल्ट्स को ऐड करते हैं और वो हमें डिटर्मिनेंट बता देता है। वही एक्चुअली डिटर्मिनेंट होता है। लेकिन साथ में ये भी मैंने बताया था कि अगर हम किसी भी रॉ या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को किसी दूसरे रॉ के या कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स के साथ हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं और उन प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं तो रिजल्ट 0 होता है। ध्यान दीजिए, पिछले क्लास में मैंने इसको बताया था आपको। ठीक है, उसी का यहां पे मैं यूज करने जा रहा हूं। ध्यान दीजिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पता है, इस रॉ को इस कॉलम के साथ करिए। ध्यान से देखिए, A11 A11 A12 A12 एंड सो ऑन, इसी तरह से A1N A1N। ध्यान दीजिए, ये हो गया पहला एलिमेंट। अभी हुआ है पहला एलिमेंट? नहीं, इसको इसके साथ कर दिया, यहां पे ऐड होगा, माफ करिएगा, यहां पे जुड़ता है ना, याद है जब रॉ को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इनर प्रोडक्ट याद करिए, वही चीज मैंने किया है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको पता होगा, हाल ही में तो मैंने पढ़ाया है। तो चलिए, ये हो गया। अब एक और चीज देखिए, ये तो पहला एलिमेंट हो गया, ये जो प्रोडक्ट जो हमारा है इस मैट्रिक्स का। लेकिन अब इसको इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, इसको इसके साथ करेंगे, यानी कि A11 A21 प्लस A12 A22 प्लस A1N एंड सो ऑन टू प्लस A1N इंटू A किसके साथ करेंगे, 2N। अब ध्यान से देखिए, A11 A12 A1N, इस मैट्रिक्स में ये पहला रॉ है, ठीक है। लेकिन ये जो कैपिटल में A21 A22 और यहां से लेके A2N तक है, ये एक्चुअली में किस रॉ या कॉलम का एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स है, A21 सेकेंड रॉ का पहला एलिमेंट जो है उसका कोफैक्टर है, A22 सेकेंड रॉ के दूसरे एलिमेंट का कोफैक्टर है, एंड सो ऑन। यानी कि जो ये कोफैक्टर्स हैं जिनके साथ ये पहले रॉ के एलिमेंट्स मल्टीप्लाइड हैं, ये सारे के सारे कोफैक्टर्स जो है हमारे,
ये दूसरे रॉ के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स हैं। और जैसा कि मैंने कहा था, अगर किसी रॉ या कॉलम के एलिमेंट्स को किसी दूसरे रॉ या कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं और उन प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमारा 0 होता है। तो ये हो जाएगा 0। तो जब इसको इसके साथ करेंगे तो वो हो गया 0। उसी तरह जब इसको इसके साथ करेंगे तो वो भी 0। ठीक है। उसी तरह जब इसको, ध्यान दीजिए, इस अब मल्टीप्लाई है, पहले रॉ का एलिमेंट्स आ गया। अब क्या करेंगे हम, इस रॉ को इस कॉलम के साथ, इस कॉलम के साथ और इस कॉलम के साथ हमें करना है मल्टीप्लाई। तो ये दूसरा रॉ है, लेकिन ये कोफैक्टर जो है इस मैट्रिसेस का पहले रॉ का पहले रॉ के एलिमेंट्स का कोफैक्टर है। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जिस तरह ये दोनों 0 आया था, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे ये हमारा 0 आ जाएगा। लेकिन जब इसको इससे करेंगे जब, तो क्या होगा, दूसरे रॉ का दूसरा एलिमेंट, ध्यान दीजिए, A21 ठीक है, प्लस A22 प्लस A23, अब इसके बाद 23 होगा तो उसको हटा देता हूं, डायरेक्ट लिखता हूं, एंड सो ऑन टू A2n इंटू A2n। ये क्या हो गया, थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। तो इसको जब इससे किया तो ये तो प्रॉपर हमारा रिजल्ट आया। उसी तरह जब इसको इससे करूंगा तो इसी तरह से रिजल्ट हमारा 0 आ जाएगा। उसी तरह सेम नियम से, सेम रूल से अच्छा एक चीज और देखिए, ये n ऑर्डर का है तो इसके बाद यहां पे 0 कर दीजिए, ठीक है ना, यहां पे 0 कर दीजिए, ये 0 यहां पे कर दीजिए, क्योंकि n ऑर्डर का है ना इसलिए। ओके ठीक है। अब लास्ट में इसके साथ, लास्ट वाले रॉ का इन कोफैक्टर्स के साथ करेंगे 0। इसका प्रोडक्ट डिफाइन होगा बस इसी के साथ, यानी कि ये 0, ये भी 0, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट डिफाइन होगा, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, वो किसके साथ होगा, वो किसके साथ होगा, वो होगा आपका an1 फिर प्लस an2 एंड सो ऑन टू ann। ये आपका एज अ होल एक इसका जो रिजल्ट, इस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है, ये मैट्रिक्स आ गया। अब ये एक n क्रॉस n डायमेंशन का मैट्रिक्स है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा ये एडिशन लंबा है इसलिए मैं ज़्यादा उसको ये करके आपको नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, आई होप आप समझ रहे होंगे। नहीं समझिएगा फिर से पूछिएगा, मैं अकेले पूरे बोर्ड पे बताऊंगा इसको, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि नहीं समझने वाली यहाँ पे वैसी कोई चीज़ है, ठीक है। ये हो गया। इसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, अगर आपकी कॉपी के नीचे जगह है तो वहां पे, नहीं तो नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू करिए। इज इक्वल टू ये क्या है भाई, A11 A12 क्या ये इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं है जी? नहीं है। इसका स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, इस थोड़ा सा डिटरमिनेंट पे आते हैं, फिर यहां से कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। ए का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, यही तो होगा ना, A11 A12 एंड सो ऑन टू A1n A21 A22 एंड सो ऑन टू A2n। उसी तरह AN1 AN2 एंड सो ऑन टू ANN। और डिटरमिनेंट क्या होता है, अगर पहले रॉ से एक्सपेंड करेंगे तो याद करिए, A11 प्लस A12 एंड सो ऑन टू A1n क्या ये डिटरमिनेंट है। उसी तरह जब इस डिटरमिनेंट को आप दूसरे रॉ से एक्सपेंड करिएगा तो ये आएगा, तीसरे रॉ से एक्सपेंड करिएगा तो ये लास्ट वाला आ जाएगा, काम खत्म। तो ध्यान दीजिए,
यहां से अब कंटिन्यू कर रहा हूं, ये मैट्रिक्स है, ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बाकी सब तो जीरो है, जीरो जीरो, सब कुछ जीरो है यहां तक। उसके बाद उसी तरह जीरो है, फिर यहां पे ये क्या है, दूसरा एलिमेंट दूसरे रॉ का डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जब इस डिटर्मिनेंट को, जब इसको डिटर्मिनेंट में लिखेंगे और दूसरे रॉ से एक्सपेंड करेंगे तो यही तो आएगा ना। फिर जीरो और अंत में फिर जीरो। ठीक है, थोड़ा सा इसको यहां करके लिख देता हूं। उसके बाद फिर इसी तरह से होता जाएगा जीरो 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 एंड सो ऑन टू अंत में ये आएगा। देख लीजिए, जीरो जीरो एंड सो ऑन टू अंत में ये क्या है, ये भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही है, इज इक्वल टू मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है, एक नंबर होता है। ठीक है, कॉमन ले लिया, मैट्रिक्स में से हम ले सकते हैं। जब कॉमन ले लिया, अब आपको याद है ना भाई, किसी मैट्रिक्स को जब हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब होता है कि उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स में हम उस स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हर जगह तो जीरो है, ठीक है, तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन ले सकते हैं भाई, तो यहां पे 1 आ जाएगा, जीरो। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन लेने का क्या मतलब है, ये मतलब है कि मैंने बाहर डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दिया और अंदर इस मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दिया, एक ही मतलब है। जीरो जीरो वन जीरो एंड सो ऑन टू जीरो, उसी तरह जीरो 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 सो ऑन टू 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्या ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, इंटू आई एन आ गया, दैट्स इट, नथिंग। ठीक है, आपको नियम समझना होगा, नियम आपने एक बार समझ लिया, आपको डिटर्मिनेंट्स में दिक्कत नहीं होने वाली है। कोई भी मैथ्स में टॉपिक हो ना, उसका अगर आपका रूट सही हो, बेसिक्स सही हो, देन यू आर नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब आप पाएंगे कि जब एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए इनटू इसका प्रोडक्ट करेंगे, ये भी सेम आएगा, ये भी इतना ही आएगा, आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो प्रूफ हो गया। अब हो सकता था इसको और आसानी से मैं क्या करता कि ए को एक 3x3 या 4x4 का मैट्रिक्स मान लेता और उससे इसको प्रूफ कर देता, लेकिन कितने क्यूरियस बच्चे होते हैं ना, उनको चाहिए जनरल प्रूफ कि नहीं भाई nth ऑर्डर तक का एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है और प्रूफ करके दिखाना है कि वो सही है कि नहीं। इसीलिए मैं n ऑर्डर का लिया और उससे मैंने प्रूफ किया, आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहीं कोई दिक्कत हो तो प्लीज पूछिए मेरे से। चलिए, तो ये प्रूफ हो गया, इसी तरह वो भी सेम आएगा, दैट मीन्स यस, हमारा रिजल्ट जो है प्रूफ हो गया। चलिए नाउ हम इन्वर्टिबिलिटी क्राइटेरिया पे आते हैं और उस इन्वर्स वाले पे चर्चा करते हैं। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के इन्वर्स के बारे में थोड़ा अगेन चर्चा शुरू करते हैं, जो कि हमने मैट्रिक्स में कर रखा है। चलिए भाई, इन्वर्टिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अब किसी भी ऑर्डर का हो, स्क्वायर मैट्रिक्स डजंट मैटर। वी नो दैट
हमें पता है कि A इंटू adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to into I, where I is an identity matrix of the same order as A. ठीक है, चलिए अब हम एक काम, अब डिटर्मिनेंट क्या है, एक नंबर है, ध्यान दीजिए, डिटर्मिनेंट इज इन नंबर। ओके, अगर हम दोनों तरफ या हर तरफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ए, ठीक है, ए इनटू, अब डिवाइड करने का भी एक तरीका है, यहां पे करना है हमें, इस जगह करेंगे हम, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, फिर से यहां ऐसे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, और यहां पे जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करेंगे तो ध्यान दीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले से है, हमने डिवाइड कर दिया, ये और ये कैंसिल हो गया, इसलिए ए इंटू 1 बाई determinant of A into adjoint of the matrix A is equal to 1 by determinant of A into adjoint of the matrix A into A is equal to I. If we suppose B इज इक्वल टू, अब ये एक है तो मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एक मैट्रिक्स होता है, तो एज अ होल ये एक मैट्रिक्स है, तो मान लेते हैं इस पूरे मैट्रिक्स को कि B से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, इसलिए इस रिजल्ट को आप क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, और जब ऐसा हो तो आपको याद होगा कि B क्या कहलाता है, इनवर्स ऑफ ए, इसलिए B इज द इनवर्स ऑफ ए, देयरफॉर B इज इक्वल टू ए इनवर्स, B इज इक्वल टू ए इनवर्स, एंड इसलिए A इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B, और अल्टीमेटली B किसके बराबर है, 1 by determinant of A into adjoint of A. This is very important. देखा आपने कितना आसान है, ये आसानी से आपने फाइंड कर लिया इसको। अब देखिए, मैंने कहा था आपसे कि अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और वो यहां पे साफ साफ दिख रहा है ना, यहां पे ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये तो मैट्रिक्स है। अब ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, अगर ये 0 हो गया तो ये 1 को आप किसी चीज से डिवाइड, 0 से डिवाइड कर रहे हैं, वो तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और मैथ्स में इसका मतलब है अनडिफाइंड टर्म। अनडिफाइंड टर्म आने का मतलब है कि भाई ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, रियल वर्ल्ड सिनारियो में तो नहीं करेगा। इसीलिए याद रखिएगा कि इफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, देन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट्स। चलिए, यही इन्वर्टिबिलिटी क्राइटेरिया है। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, छोटा सा है।
शो दैट, चाहे फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स A is equal to 1, 2, 0, 4, 0, 0, 0, 3, 5, 6, 2, 6, 2, 4, 0, 9 कह रहा है कि भाई इसका इन्वर्स निकालिए। आप क्या करेंगे? डायरेक्ट इन्वर्स निकालना शुरू कर देंगे? नहीं। अब ये एक फायदा तो है भाई, जब डिटर्मिनेंट आप पढ़ ले तो। अब जैसे कि जब मैं मैट्रिक्स आपको बता रहा था और वहां पे किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के बारे में बता रहा था, तो डेफिनेटली वहां पे हम लोग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस लगा रहे थे और उसको लगा के हम इन्वर्स फाइंड कर रहे, इन्वर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स को फाइंड कर रहे थे। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम ये था कि बिना हम आगे बढ़े, थोड़ा कैलकुलेशन, लेंदी कैलकुलेशन किए बगैर ये नहीं पता कर सकते थे कि डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो उसके लिए हमें रॉ एशेलन फॉर्म या एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस को लगाना ही पड़ रहा था वहां पे। उसके बाद ही हम बता सकते थे कि अल्टीमेटली उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, और करेगा तो क्या होगा। लेकिन यहाँ पे ये हम सिर्फ इतना पता कर सकते, हमें करना है कि क्या भाई इसका डिटर्मिनेंट 0 है या नहीं है। अगर 0 नहीं है तो डेफिनेटली इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। उसके बाद आपको जो भी तरीका अच्छा लगे, या तो आप एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस लगा के इन्वर्स निकाल दीजिए इसका, जैसे मैंने बताया है, या फिर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को यूज करके इसका आप इन्वर्स निकाल दीजिए। इट्स अप टू यू, जो भी मेथड आपको आसान लगे उससे करिए। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। लेकिन यहाँ कैच है, मैंने आपसे कहा था कि हमेशा ट्राई करिए कि उस रॉ या कॉलम को एक्सपेंड करके डिटर्मिनेंट निकालें जिसमें सबसे ज्यादा जीरोज हों। इसमें किस रॉ या कॉलम में सबसे ज्यादा जीरोज हैं? इस रॉ में सबसे ज्यादा जीरो है, इस कॉलम में बस 2 है, बट इसमें 3 है। अब इसका फायदा देखिए क्यों होगा, क्या होगा। हम क्या करते हैं, इस रॉ से एक्सपेंड करना शुरू करते हैं। ठीक है, इस रॉ से एक्सपेंड करना शुरू करते हैं भाई। ठीक है, चलिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1, 2, 0, 4, 0, 0। अगले क्लास में रॉ एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स में हम देखेंगे कि कोई भी 2 रॉ या कॉलम को हम डिटर्मिनेंट्स के इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। बट अगर ऐसा करेंगे तो उस डिटर्मिनेंट में -1 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। 0, 0, 0, 3, 5, 6, 2, 6, 2, 4, 0, 9 इस रॉ से एक्सपेंड करना है। तो 0 इंटू ये कौन सा एलिमेंट है, ध्यान में रहे, A11, A12, A13, A14 और ये 21 है, राइट। 21 है। चलिए इसको एलिमेंट के फॉर्म में ही लिखते हैं। A21 दूसरे रॉ से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो A21 प्लस A22 और ये 4x4 का मैट्रिक्स है, मतलब ये है, प्लस A23 प्लस A24। ठीक है, ठीक है। A21 मतलब दूसरे रॉ का जो पहला एलिमेंट है, दूसरे रॉ का और पहला कॉलम का 0 है। 0 इंटू A21 प्लस उसके बाद A22 दूसरे रॉ का और दूसरे कॉलम का जो एलिमेंट है 0 इंटू A22। उसी तरह A23 यानी कि ये 0 इंटू A23 प्लस A24 यानी कि 3 इंटू A24। अब यहां से देखिए, अब ये क्या हो गया, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 3 इंटू A24। रिजल्ट क्या आया, 3 इंटू A24। सो by expanding the determinant by a raw which consists most number of zeros, the benefit that we are getting is we just have to find the
कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट ओनली। अगर हम इस रॉ से एक्सपेंड करते हैं तो हमें इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर फाइंड करना पड़ता, बट यहां पे ऐसा नहीं है। जो जो एलिमेंट 0 है उसका कोफैक्टर हमें फाइंड ही नहीं करना है। तो क्या हो गया 3 इंटू A24। A24 क्या हो जाएगा भाई, A24 ध्यान से देखिए, A24 ये एलिमेंट है, तो A24 क्या हो जाएगा -1 पे पावर 2 + 4 इंटू क्या M24, यानी कि जो माइनर है, थोड़ा सा मैं डिटेल में जा रहा हूं। माइनर क्या होता है 24 का, ये है वो एलिमेंट। तो इस जिस कॉलम में और जिस रॉ में ये एलिमेंट पड़ रहा है उसको ढक देंगे, तो ये कॉलम और ये रॉ ढक देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट 1 2 0। ठीक है, ये तो ढका हुआ है, फिर 5 6 2, फिर 2 4 0, यही मिलेगा ना। तो क्या हो गया हमारे पास, और यहां -1 का पावर इवन है, तो एज अ होल को फैक्टर हमारा क्या आ गया 3 इंटू 1 2 0 5 6 2 2 4 0। अब इसका डिटर्मिनेंट अब आसानी से निकाल सकते हैं, थर्ड ऑर्डर का है, चलिए निकाल देते हैं। इसके बाद 3 इसको घेर लेते हैं ब्रैकेट में, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं हम लोग, इस रॉ से एक्सपेंड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, अब मैं डायरेक्ट करूंगा, इसको ढक दिया 6 4 2 0 वाला डिटर्मिनेंट, तो 0 -6, ठीक है, फिर +2, इसको और इसको ढक दिया, तो 5 2 2 0, यानी कि 0 -4, उसके बाद 0 के साथ कुछ भी करेंगे वही होगा, कितना हो गया 3 इंटू -6 क्यों आ गया, अच्छा यहाँ माइनस होगा ना, प्लस माइनस, फिर प्लस होता तो 0 के साथ होता, वो 0 हो गया, ये कितना हो गया +6, 3 इंटू 0 = 0। अब इसका ये जो डिटर्मिनेंट है A, इस स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो आ गया आपका 0, यानी कि इसका इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हमें इन्वर्स फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कहां से फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए 1-2 प्रॉपर्टी और कर लेते हैं, फिर आज के क्लास को क्लोज करेंगे। नेक्स्ट क्लास में 1-2 इन्वर्स भी निकालेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहा हूं। हाँ, ये चीज याद रखिएगा आप कि द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 or more matrices, 2 or more matrices is equal to the product of their respective determinants। जैसे A डिटर्मिनेंट ऑफ AB is equal to डिटर्मिनेंट ऑफ A into डिटर्मिनेंट ऑफ B, डिटर्मिनेंट ऑफ A B C is equal to डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ B into डिटर्मिनेंट ऑफ C, and so on, where A B C are square matrices। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ा जाए। या आज के क्लास को यहीं पे ख़त्म किया जाए। अब आपका डिटर्मिनेंट्स में क्या क्या बचा हुआ है। क्रेमर्स रूल आपको करना है और डिटर्मिनेंट्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में जानना है। आई थिंक कल के क्लास में हम लोग ख़त्म कर लेंगे। कल संडे है, कल तो क्लास नहीं होगा। मंडे वाले क्लास में हम लोग ख़त्म कर लेंगे जो भी क्रेमर्स रूल है डिटर्मिनेंट्स में, और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं डिटर्मिनेंट्स के। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड किया जाता है ये तो आपको पता है, फिर भी मैं बताऊंगा। कोलिनियरिटी का भी प्रॉपर्टी आपको कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में मैंने बता दिया था, लेकिन फिर भी ये सब थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे हम लोग। तो मान के चलिए कि मैक्सिमम 2 क्लास और होगा, तो 11 आज हो जाएगा 11वां क्लास 12। कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट क्लास में मैं ख़त्म करवा दूँ डिटर्मिनेंट, ठीक है। अगर नहीं करवा पाया तो 1 क्लास और देखेंगे कि 1 क्लास और ले लूँगा, ठीक है ना। टोटल 13 हो जाएगा। 13 कोई बहुत ज़्यादा नहीं है पूरे मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। अब जैसे कि आज की क्लास में देखा आपने कि प्रूफ करने में टाइम लगा, मैं और आधा घंटा या 45 मिनट करवा सकता था क्लास, लेकिन आज रहने देता हूँ जानबूझ के, थोड़ा सा शॉर्ट रखता हूँ इसको। अब ये प्रूफ करने में टाइम लगता है, प्रूफ करना है फिर आपको समझाना भी है उस चीज़ को, तो ये सब थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। मेरे पास है, मैंने कुछ और टॉपिक्स भी यहाँ पे लिया हुआ है, लेकिन रहने देते हैं आज की क्लास को थोड़ा शॉर्ट ही, ठीक है। तो इतना आपको अभी फ़िलहाल के लिए याद रखिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और फिर हम लोग ये देख लीजिए आप पहले, और मंडे को फिर हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।